हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जो आपको पूरे साल फॉलो करना चाहिए टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर केमिस्ट्री आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक यूज़ करें। तो मैंने यूज़ करी थी केमिस्ट्री के लिए सेलिना कॉन्साइज। ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। आपको इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफ़ी बार वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं इन द पास्ट ईयर्स। इसका मतलब जिसमें क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू प्रैक्टिस वंस एटलीस्ट। फिर इस बुक के एंड में आपको कुछ सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं, 2-3, both solved and unsolved, which again is very important for your practice. फिर कुछ एडिशनल रिसोर्सेज आपको ज़रूरत पड़ेगा पूरे साल भर में थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी फॉर एडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि अब क्वेश्चन पैटर्न बदल रहा है तो आपको काफ़ी सारे अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा रिविजन के लिए भी आपके लिए रेफरेंस बुक हेल्पफुल रहेगी। फिर आता है क्वेश्चन बैंक्स के लिए आपको एक बुक चाहिए होगी जिसमें आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएँ और साथ में बोर्ड लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। देन शॉर्ट नोट्स आप खुद से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बुक या माइंड मैप बुक वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मेरी एक पर्सनल केमिस्ट्री टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, दैट इज़ आप जब भी कोई रिएक्शन, कोई केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं उसको जब याद करें, हमेशा उसको बैलेंस्ड फॉर्म में याद करें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हो तो उस वक्त इतना स्ट्रेस होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या पूरा पेपर छूट ना जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए द बेस्ट थिंग इज़ आप रिएक्शन को जब भी याद करो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में याद करो, ताकि जब एग्ज़ाम में आपको वो लिखना हो बस आपको उसमें कुछ सोचना ना पड़े और इससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं वो भी प्रिवेंट होंगी। The next question that comes is how to study any chemistry chapter. 4 स्टेप फॉलो करने, इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 1 इज सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका यूट्यूब पे जाके 1 शॉर्ट लेक्चर देखो किसी भी टीचर का जिसका आपको समझ में आ रहा है। देन स्टेप नंबर 2 इज जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक बताई है सेलिना, उससे जाके पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एक बार थ्योरी को, सारी चीज़ों को समझो, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आप एक बार समझ चुके हो, एक बार थ्योरी पढ़ चुके हो, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। यूजुअली हर चैप्टर में आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, रिएक्शंस उसमें जितने भी दिए हुए हैं, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जो भी डायग्राम्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए। और कहीं भी ऐसे एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको काफ़ी सारे एक्सेप्शंस पढ़ने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप 4 इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जैसे आपने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, एक बार उसको लेक्चर देख लिया, फिर उसके आपने जाके थ्योरी भी पढ़ ली और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी याद हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको केमिस्ट्री की आपकी जो टेक्स्ट बुक है सेलिना उसको खोलना है और उसके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एंड उसमें यूजुअली आंसर्स नहीं दिए होते हैं, तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो जितने आपको जिन करने हैं उसके बाद जाके उन आंसर्स को चेक ज़रूर से करना, ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन सी गलतियां हैं, अभी कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आए हैं। फिर प्रायोरिटी 2 में मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, बट अगर आप चाहो तो पहले क्वेश्चन बैंक और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। विच मीन्स यू कैन स्वैप प्रायोरिटी 2 एंड प्रायोरिटी 3। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे टू बच्चे डिफर करता है कि उसको क्या चीज़ पहले करने का ज़्यादा सूटेबल लग रहा है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन नॉट मिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन बैंक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, यू नेवर नो कि इस साल कौन से टाइप का क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, तो आपको सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस, कोई सिचुएशन लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, असर्शन, रीजन, एनालिटिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको जब आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करोगे तभी आइडिया लगेगा कि अगर ऐसा ना करके ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें उसको किस तरह से अप्रोच करना है, क्या उसका सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, देन एक सजेशन मेरा और आपको रहेगा, आप एक केमिस्ट्री की मिस्टेक नोटबुक बनाओ। जब भी आप पढ़ रहे हो, आप कोई एग्जाम देते हो, कोई टेस्ट हुआ स्कूल में, एवरी टाइम यू डू समथिंग रॉन्ग इन केमिस्ट्री, आप उस मिस्टेक नोटबुक में जाके उसमें लिखो। जैसे जब आप पढ़ रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, कुछ भी होगा जिससे भी आपको पता चले कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, तो जब आपको एक बार पता चले अच्छा ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नोट इट डाउन इन द केमिस्ट्री नोटबुक। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, जस्ट एग्जाम्पल, ये कुछ रॉन्ग रिएक्शंस हो सकते हैं, तो आप एक बार उसको लिखिए कि भाई ये गलत रिएक्शन था जो मैंने लिखा था, एंड दिस इज द करेक्ट रिएक्शन जिस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, देन सेम गोज फॉर मिसिंग कंडीशंस। जैसे कुछ रिएक्शंस आप पढ़ोगे अमोनिया के, HCl के, वो एक सूटेबल टेम्परेचर पे होने होते हैं, उसमें कुछ कैटलिस्ट लग रहा होता है, एक प्रमोटर यूज हो रहा होगा, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं ये आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। एक नंबर के रिएक्शन में एक भी कंडीशन गायब कर दोगे तो एग्जामिनर यूजुअली मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, अगर कर रहे हो तो उसको एक बार नोट डाउन करो। फिर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो उसको भी एक जगह नोट डाउन करो कि अगर कोई कलर चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट इस कलर का था, जब प्रोडक्ट बना तो वो इस कलर का था, या लिटमस चेंज हो रहा है एसिड पर, तो इस तरह की जो चेंजेस हैं वो भी अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको एक जगह उसको नोट डाउन करना चाहिए, ताकि एक बार लेट्स से आपने एक यूनिट मिड टर्म एग्जाम दिया और उसमें आपने वो चीज़ गलत करी है, जब आप दोबारा किसी एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए उसी चीज़ को प्रिपेयर करोगे तो आपको उस चीज़ को जाके पढ़ना है कि आपने क्या चीज़ गलत करी थी, सो दैट यू डोंट रिपीट इट इन योर अपकमिंग एग्जाम्स जो प्री बोर्ड्स वगैरह होंगे, एंड ऑल्सो योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस अगर आप बार बार भूल जा रहे हो तो उसको भी वहीं पे जाके नोट कर लेना। आपको अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज करना होता है, खासतौर पे केमिस्ट्री में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक बार रिवाइज करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में मिस्टेक कम करके आओगे। अब चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ जो एवरी चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप एटलीस्ट इसको नहीं मिस कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बनाने को बोलोगे चैप्टर वाइज तो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मैं बस ओवरऑल आपको एक देना चाह रही हूँ जिस्ट कि क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरी चैप्टर के लिए और जो आप मिस नहीं कर सकते। दिस इज लाइक द बेसिक ऑफ दैट चैप्टर। जब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो इसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आयनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप उसको नहीं मिस कर सकते हैं। अगेन वो आपसे जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखने को ना कह के हो सकता है उसी डेफिनेशन को फिल इन द ब्लैंक्स में MCQ में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए हर तरीके से। फिर जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं कि जो कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरह से वेरी करती है, एटॉमिक साइज कहाँ पे बढ़ता है, कैसे घटता है, जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं पीरियड में, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, हाउ डज द प्रॉपर्टी चेंज, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इस चैप्टर में रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से कर लेना क्योंकि दिस इज व्हाट इज यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर आता है चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आपको पता होना चाहिए द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कंडीशंस क्या होती हैं किसी भी तरह के बॉन्ड बनने की। अगर कहीं पे दो एलिमेंट्स के बीच में, लेट्स से सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहा है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये सेलिना में गिवन है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे HCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया का, अमोनियम क्लोराइड का, हाइड्रोनियम आयन का, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इस चैप्टर से आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ओवरऑल भी करनी है बट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो आपसे
एक अनफिल्ड पीरियोडिक टेबल दे देते हैं, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट उसमें लिख देंगे, कुछ कुछ गायब कर देंगे और उसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आता है कि वो आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे और उनको अरेंज करने को बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए क्वेश्चन बैंक से। देन चैप्टर नंबर 3 इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस में अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाइड होते हैं, तो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस हैं वो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू चैप्टर नंबर 4, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर को पढ़ने का द बेस्ट वे इज आपकी जो सेलिना बुक है उसमें टेबल फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, क्या कलर चेंज हो रहा है, कौन सी कंडीशंस चाहिए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के होने के लिए, और पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन, सब कुछ कंप्लीटली उसमें दिया हुआ है। आपको बस उस पूरी टेबल को पढ़ना है और साथ में जो एक दो क्वालिटेटिव एनालिसिस और रिएजेंट वगैरह की डेफिनेशन अगर बुक में दी गई है बस वो पढ़ना है। बेसिकली जितना आपको बुक में दिया गया उसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में, बट अगेन दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कंबाइन विद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इसकी वेटेज होती है। इस वीडियो में आपके लिए साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं शेयर कर रही हूँ, अगर उस पर वीडियो चाहिए होगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि उसका थोड़ा सा अप्रोच ज़्यादा आपको थोड़ा अलग से करना होगा एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम दीज चैप्टर्स, ठीक है। देन वी कम टू चैप्टर नंबर 5, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको देख के बच्चों को डर भी लगता है, क्योंकि फोकस आपको इसमें इस चीज़ पर नहीं लोग करते हैं कि कैसे हमें इस चीज़ को अप्रोच करना है कोई अगर न्यूमेरिकल आ रहा है। तो आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड, इस चैप्टर में आपको कुछ लॉज याद करने, जैसे गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, इन लॉज को याद करना है, एक दो डेफिनेशन जैसे वेपर डेंसिटी की, मॉलिकुलर फॉर्मूला की। उसके अलावा दिस चैप्टर इज हाईली न्यूमेरिकल बेस्ड, आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस इसके लिए ज़रूर से सॉल्व करना, जितने भी हो पाए उतने ज़्यादा करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और इससे डरोगे नहीं उतना ज़्यादा आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे। द बेस्ट थिंग इज़ एक बार किसी टीचर का आके यूट्यूब पे लेक्चर देखो इस चैप्टर का, वंस यू आर डन विद दैट, इस चैप्टर को आपकी जो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको लेके बैठो, उसको सॉल्व करो। क्लास में टीचर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं उसको देखो कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रेयरली एक दो क्वेश्चन ही आए होंगे पास्ट ईयर्स में जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे मोल कॉन्सेप्ट स्टोइशियोमेट्री के, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज इजी वंस यू अंडरस्टैंड इट। देन मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। दिस चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 7, मेटालर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन बेस्ड है, तो इनमें आपको रिएक्शंस को मास्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों ही चैप्टर्स में कुछ डायग्राम्स भी होते हैं। 2026 में इलेक्ट्रोलिसिस से कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं आया था एज फार एज आई रिमेंबर, 5 नंबर का जो आता है, लेकिन 2025 में और सैम्पल पेपर में ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन इन द कंपल्सरी सेक्शन वॉज देयर, और वो आपको कोई एक कंपाउंड का बता देंगे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू चैप्टर नंबर 7, मेटालर्जी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 ही 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि इसको ऐसे करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो किन कंपाउंड्स के ऊपर होती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये आपको पता होनी चाहिए, और अलग से जो 1-2 हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस करके कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे, उन रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से उनको याद करना है, ठीक है। और बैलेंस्ड रिएक्शंस याद करना, आपको ये पता होना चाहिए अगर आपके पास ये रिएक्टेंट है तो इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपको प्रोडक्ट एग्जाम में दे दें तो आपको पता होना चाहिए क्या रिएक्टेंट लगाऊं, क्या कंडीशन लगाऊं जिससे ये प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। इस तरह से दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए।
and the same goes for electrolysis as well. Then we come to chapter number 8, hydrogen chloride, chapter number 9, ammonia, chapter number 10, nitric acid, and chapter number 11, sulfuric acid. ये चारों चैप्टर बेसिकली स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के 4 पार्ट्स हैं. These 4 chapters are the simplest chapter of chemistry class 10th अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसमें कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको बुक से बस उसको पढ़ना है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर ईच ऑफ दीज 4 चैप्टर्स. ठीक है, इस चैप्टर के फोकस एरियाज क्या रहेंगे? लैबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. इस चारों चैप्टर में जितने भी रिएक्शंस हैं ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, और जो भी डायग्राम ज़्यादा नहीं है, एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया का. उसमें अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट ईयर्स बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया एज फार एज आई रिमेंबर. तो वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ये चीज़. कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उस पर फ्रेम करके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड करके पूछा जा सकता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से. तो इसलिए आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. जितना ज़्यादा क्वेश्चन उसकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर पाओ the better it is. Then my personal tip is keep writing the reactions. जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ने बैठे, you cannot study chemistry without sitting with a pen and a paper. जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठो, sit with a pen and a paper, और जो रिएक्शन पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ. The more you write the reactions, उतना ज़्यादा जल्दी आपको वो रिएक्शंस याद हो जाएंगे. जब भी कोई रिएक्शन आप ICSE बोर्ड में लिखते हैं, you cannot miss the balancing. You cannot miss whatever catalyst is used, whatever temperature is required. अगर वो बुक में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए उस चीज़ को. ठीक है, Then we come to chapter number 12, organic chemistry. मोर कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूजुअली लोग डरते हैं. सबसे पहले डरना नहीं इन दोनों चैप्टर्स से. दोनों चैप्टर्स के लिए द ओनली थिंग दैट आई टोल्ड यू इज एक यूट्यूब पे जाके अच्छे से लेक्चर देखो, उस चीज़ को समझो एंड देन सिट विद योर बुक, अ पेन एंड अ पेपर अलॉन्ग विद योर टेक्स्ट बुक, और उसको अच्छे से एक एक चीज़ जो बुक में दी गई है उसको समझो, और जो जो आपको लग रहा है इज़ इम्पॉर्टेंट कीप राइटिंग इट डाउन साइमल्टेनियसली. जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो आपको रिएक्शन साथ साथ लिखते जाना है, स्ट्रक्चर साथ साथ बनाते जाने हैं. ठीक है, आपके एग्जाम में यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर. कोई स्ट्रक्चर बनाने को बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कन्वर्जन करने को बोल देंगे, या हो सकता है आपसे बोल दें जैसे एक होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो कह सकते हैं वही लिख दो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लिख दो. तो आपको ये रिएक्शंस पता होने चाहिए. ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस, आपको कोई स्ट्रक्चर दे देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का और बोल देंगे इसको आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है. नाउ अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, कंबाइन करके नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, ये कंबाइन करके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एवरी ईयर फ्रॉम इन द कंपल्सरी सेक्शन. तो आप इसको मिस नहीं कर सकते बिकॉज 5 मार्क्स आर अ लॉट. आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. देन अ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी इज लर्न द बैलेंस्ड रिएक्शंस. जब केमिस्ट्री पढ़ो कीप राइटिंग व्हाइल यू आर स्टडीइंग. सेलिना को बहुत थॉरली सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन को. PYQs को सीरियसली लो, क्वेश्चन बैंक्स अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट में फिर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो काउंसिल रिलीज करता है वो भी करने होते हैं, सैम्पल पेपर करने होते हैं. एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एंड में फिर से रिवाइज करने चाहिए. तो एंड में करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक आपको अभी से सॉल्व कर लेना चाहिए. फिर आपकी जो मिस्टेक नोटबुक है कीप रिवाइजिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर एवरी टेस्ट एवरी एग्जाम दैट यू गिव, और उसमें भी जो गलती करो जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, इन द मिस्टेक नोटबुक, ताकि राइट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स यू हैव समथिंग जो आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, डू नॉट मिस इट. कीप प्रैक्टिसिंग द डायग्राम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप भूलना मत इस तरह से प्रैक्टिस करना. ठीक है, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जिस तरह से भी आपको लगे कि हाँ इस तरह से मैं भूलूंगा नहीं, उस तरह से प्रैक्टिस करना एट योर ओन पेस. स्टे कंसिस्टेंट. और ये बात याद रखना, केमिस्ट्री में नंबर लाना इज़ वेरी इजी. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी
और ये मत सोचना कि लास्ट मिनट क्रैम करके केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. जिस तरह से चीज़ें बोर्ड पैटर्न बदल रहा है, यू नीड टू स्टडी केमिस्ट्री एवरी सिंगल डे, इफ नॉट एटलीस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. अगर ये वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.